सीआईडी का नाम कभी सुनते ही अपराधियों के होश उड़ जाया करते थे। भ्रष्ट के लिए खौफ और आम के लिए एक भरोसा। टीवी का मशहूर क्राइम शो भी सीआईडी के नाम पर खूब चला। अब वक्त बदला, सीआईडी का टशन लोगों की नज़र में थोड़ी सी धुंधली हुई, लेकिन आज एक बार फिर उसी सीआईडी पर सबकी नज़र है, खास करके झारखंड की। नमस्कार, मैं हूं शशि भूषण और आप देख रहे हैं मॉर्निंग इंडिया। बात होगी आज के विशेष में बोझ तंत्र की, वही जो सीआईडी के ऊपर रखी गई है। समझेंगे कि सीआईडी पहले से ही काम के दबाव में उलझी है। दरअसल झारखंड में घोटाले भ्रष्टाचार की फहरिस्त थोड़ी सी लंबी है। अभी फिलहाल का झारखंड में जेनजी प्रोटेस्ट, हेमंत सरकार के द्वारा परीक्षा रद्द का ऐलान का अधिसूचना जारी होना और हजारों युवा रातों रात रोड पर आ गए। हालांकि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को परीक्षाएं रद्द पर रोक भी लगा दी है, लेकिन अब उस सिस्टम को भी समझना जरूरी है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी की 45 भर्ती परीक्षाओं की जांच सीआईडी के हवाले की गई है। अब ये सिर्फ 45 मामलों की जांच नहीं है, ये उन लाखों युवाओं के भरोसे की जांच है जो सरकारी नौकरी के लिए सालों से मेहनत करते हैं। लेकिन खैर, सांच को आंच क्या, तो दोषी है, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन सीआईडी के सामने अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जांच ऐसी हो कि दोषी बच न पाए, लेकिन निर्दोष पर भी सवाल ना उठे। क्योंकि अक्सर होता क्या है, मामला बड़ा होता है, जांच शुरू होती है, कुछ गिरफ्तारियां होती है, फिर मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है और कहीं ऐसा ना हो कि असली गुनहगार कहानी के बीच से ही गायब हो जाए और आखिर में कोई छोटा मोटा किरदार ही पूरा विलेन बनकर रह जाए। इसलिए इस बार सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल है क्या सीआईडी पूरे नेटवर्क तक पहुंच पाएगी? क्या पैसे के लेन देन की कड़ियां जो अभी तक खुलकर सामने आई हैं वो और आना अभी बाकी है? क्या परीक्षा कराने वाली व्यवस्था की जिम्मेदारी तय होगी? क्या उन लोगों की भूमिका सामने आएगी जिन पर सवाल उठते रहे हैं? और अगर कहीं सिस्टम के भीतर से मदद मिली है तो क्या वहां तक भी जांच पहुंचेगी? क्योंकि इन्हीं जलते हुए सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सरकार ने 45 परीक्षाओं की जांच का जिम्मा सीआईडी के हाथों में सौंपा है। क्योंकि लोग देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों अभ्यर्थी देख रहे हैं कि इस बार जांच कहां तक पहुंचती है। सीआईडी चाहे तो इस जांच के लिए एक साफ संदेश दे सकती है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, न पेपर बेचने वाला, न पेपर खरीदने वाला, न कोई अधिकारी और न कोई एजेंसी और ना ही कोई सिस्टम के भीतर बैठा कोई प्रभावशाली व्यक्ति। लेकिन अगर जांच अधूरी रह गई, अगर असली कड़ी तक पहुंचने से पहले मामला रुक गया, तो सवाल सिर्फ एक केस पर नहीं उठेगा, सवाल सीआईडी की पूरी जांच व्यवस्था पर उठेगा। क्योंकि साख बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन उसे गंवाने में एक पल भी नहीं लगता है। इसलिए इस बार सीआईडी के सामने सिर्फ 45 परीक्षाओं की फाइल नहीं है दोस्तों, उसके सामने लाखों युवाओं का भरोसा है। अब देखना यही है, क्या सीआईडी इस भरोसे को जीत पाएगी या फिर इस कहानी का असली विलेन एक बार फिर पर्दे के पीछे ही रह जाएगा। झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद पहले से चल रहा है, लेकिन अब एक और बड़ा सवाल जुड़ गया है। क्या एक साथ 45 भर्ती परीक्षाओं की जांच का जिम्मा सीआईडी के लिए बहुत बड़ा बोझ तो नहीं बन जाएगा? क्योंकि जिस सीआईडी के पास पहले से ही कई बड़े और संवेदनशील मामले की जांच है, अब उसी सीआईडी को 45 भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामले की जांच भी सौंपी गई। यानी एक तरफ राज्य की बड़ी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, दूसरी तरफ पहले से चल रहे बड़े मामले, और इन सब के बीच सवाल, क्या जांच की रफ्तार पर इसका असर पड़ेगा? पहले इसको तस्वीर को समझते हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच का दायरा लगातार अभी बढ़ता ही चला जा रहा है। सरकार ने मंगलवार को भर्ती परीक्षाओं की जांच सीआईडी को सौंपने का आदेश दिया है। इसके बाद 45 भर्ती परीक्षाएं सीआईडी के जांच के दायरे में आ गई हैं। अब जरा सीआईडी के पास मौजूदा काम को भी देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक एक ही आईओ के पास भर्ती फर्जीवाड़े से लेकर वेतन निकासी तक
बड़े केस मौजूद है। नतीजा कोषागार, रिम्स समेत दर्जनों घोटाले की जांच सुस्त, और अब इसी के सामने 45 भर्ती परीक्षाओं की जांच भी है। तो सवाल उठना लाजमी है, क्या इतनी बड़ी संख्या में मामले की जांच के लिए पर्याप्त अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद हैं? क्योंकि भर्ती परीक्षाओं की जांच सिर्फ किसी व्यक्ति से पूछताछ करने तक सीमित नहीं होती। OMR सीट की जांच करना, स्कैनिंग प्रक्रिया को देखना, प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका देखनी होगी, डिजिटल लॉक खंगालने पड़ेंगे, अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, परीक्षा कराने वाली एजेंसी की भूमिका भी देखनी पड़ेगी, और जरूरत पड़ी तो पैसे के लेन देन से लेकर पूरे नेटवर्क तक पहुंचना होगा। अब सोचिए, 45 परीक्षाएं और हर परीक्षा अपनी अलग कहानी कह रहा है, और CID के पास पहले से भी कई बड़े मामले हैं। यहीं से चिंता और बढ़ जाता है। CID पहले से कई बड़े मामले की जांच कर रहा है। इनमें 7 जिलों के कोषागार से कथित अवैध वेतन निकासी का मामला भी शामिल है, जो बोकारो, हजारीबाग, रांची, रामगढ़, चाईबासा, खूंटी और देवघर, इन जिलों में सरकारी राशि और वेतन से जुड़ी कथित अवैध निकासी की जांच चल रही है। अब सवाल है, क्या नई भर्ती परीक्षाओं की जांच आने के बाद पुराने मामले की जांच प्रभावित होगी? क्योंकि अगर अधिकारी नई जांच में लगेंगे तो पुराने मामले की फाइलें कौन देखेगा, और अगर पुराने मामले प्राथमिकता में रहेंगी तो 45 नई परीक्षाओं की जांच कितनी तेजी से हो पाएगी? दूसरा मामला रिम्स से जुड़ा है। CID के सामने रिम्स से जुड़े मामले की जांच भी हो रही है। फर्जी प्रमाण पत्र से MBBS में नामांकन और सफाई टेंडर में कथित अनियमितताएं जो थी, जैसे आरोपों की जांच का जिक्र रिपोर्ट में है। छापेमारी हुई है, दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, लेकिन यहां भी सवाल यही है, जांच कब पूरी होगी? और जब एक जांच पूरी नहीं हुई हो, उसके बीच दर्जनों नई जांचें आ जाए, तो क्या एजेंसी पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक नहीं है? सहारा इंडिया निवेशक मामला भी CID के पास है। लाखों निवेशकों की राशि फंसने से जुड़े मामले में भी CID ने कार्रवाई की है। संपत्तियों की पहचान, निवेशकों को राशि लौटाने की प्रक्रिया और पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने का काम, यह सब जांच का हिस्सा है दोस्तों। यानी हम एक तरफ हजारों लाखों लोगों से जुड़े आर्थिक मामले की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अब भविष्य से जुड़ी भर्ती परीक्षाओं के मामले दोनों ही बेहद संवेदनशील हो जाते हैं। वैसे बोकारो का वन भूमि मामला, बोकारो के तेतुलिया मौजा से जुड़े वन भूमि मामले की जांच भी CID के दायरे में है। अवैध खरीद बिक्री, निर्माण कंपनी से जुड़े आरोप, गिरफ्तारियां और अधिकारियों की भूमिका, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि CID के सामने मामले की कमी नहीं है, मामले पहले से हैं, और अब 45 नई भर्ती परीक्षाएं भी जुड़ गई हैं। नगर निगम खातों से कथित अवैध निकासी, 2 नगर निगम के खातों में करोड़ों रुपए की कथित अवैध निकासी का मामला भी जांच के दायरे में है। रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राज्यीय गिरोह का भी खुलासा हुआ है। फंड ट्रेल की जांच भी इसमें शामिल है, और अंतिम चार्जशीट की प्रक्रिया, इन सब पर भी काम होना है। अब सवाल है, जब CID के सामने इतने पुराने और बड़े मामले हैं, तो 45 नई परीक्षाएं की जांच को समय पर पूरा करने क्या अतिरिक्त व्यवस्था की गई है? क्योंकि देरी का फायदा किसे मिल सकता है, यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि अगर पर्याप्त विशेषज्ञ अधिकारी नहीं मिले तो नई जांच लंबी खिंच सकती है, और अगर जांच में देरी हुई तो पुराने मामले में जो आरोपित हैं, अदालत में कानूनी राहत मिलने की संभावना बढ़ सकती है। अब सोचिए, अगर जांच एजेंसी के पास काम इतना ज्यादा हो जाए, एक मामले की फाइल आगे बढ़ाने में महीने लग जाएं, तो क्या इससे पूरी न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी? क्या जांच एजेंसी के पास पर्याप्त मैन पावर है? क्या विशेषज्ञ अधिकारी पर्याप्त संख्या में हैं? ये सवाल बेहद अहम है दोस्तों। सरकार ने IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक समिति की गठित की गई है। इस समिति का काम है JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितता जो है उसकी समीक्षा करना,
वहीं साल 2014 से अब तक की भर्ती परीक्षाओं को लेकर समीक्षा की बात कही जा रही है। यह समिति भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने के उपाय सुझाएगी। पेपर लीक, रिजल्ट विवाद और परीक्षा प्रक्रिया की पूरी खामियों को रोकने के लिए सुझाव भी बताएगी। और समिति को 2 महीने में रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। लेकिन यहाँ भी एक और सवाल उठता है, जब एक तरफ नई समिति बनाई जा रही है, दूसरी तरफ सीआईडी को 45 परीक्षाओं की जांच दी जा रही है, तो क्या दोनों की भूमिकाएं साफ साफ तय है? सीआईडी का काम होगा दोष और अपराध की जांच करना, समिति का काम होगा व्यवस्था में सुधार का रास्ता तैयार करना। लेकिन अगर जांच और सुधार दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो क्या इन दोनों के बीच पर्याप्त तालमेल होगा? क्योंकि सिर्फ दोषी पकड़ लेने से समस्या खत्म नहीं होगी। जब तक भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तब तक सवाल दोबारा खड़े होते रहेंगे। और अब अमिताभ कौशल को लेकर भी एक सवाल है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में पहले भी ट्रेजडी घोटाले की जांच के लिए 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई थी। इस समिति को बोकारो, हजारीबाग और रांची से जुड़े मामले की जांच का जिम्मा मिला था। समिति ने बोकारो का दौरा भी किया, लेकिन अभी तक किसी जिले की रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी गई। तो यहाँ एक सवाल उठता है, जब पहले से एक महत्वपूर्ण समिति की रिपोर्ट लंबित है तो नई समिति की रिपोर्ट 2 महीना में कैसे आएगी? क्या इस बार समय सीमा पूरी होगी? क्या रिपोर्ट सार्वजनिक होगा? और सबसे जरूरी, क्या रिपोर्ट में दिए गए सुझाव में वास्तव में लागू किए जाएंगे? एक ही अधिकारी कई मामले की जांच करेंगे। अगर एक ही अधिकारी के पास कई केस होंगे तो क्या जांच की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी? और अगर जांच धीमी हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? आपकी इस पर क्या राय है? अपना राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।